इंडिया, एक देश जो अपने भूतकाल से जूझ रहा है और अपने वर्तमान की चुनौतियों से भी, लेकिन एक नया दुश्मन सायों में छिपा है। एक दुश्मन जो डर, भ्रष्टाचार और पावर पर पलता है। यह दुश्मन कोई विदेशी ताकत नहीं है, बल्कि एक होम ग्रोन थ्रेट है। बिजी सिटीज से लेकर शांत गांवों तक क्राइम की जड़ें भारत के हर कोने तक पहुंच चुकी हैं। मॉडर्न क्राइम टेक्निक्स और साथ में ब्रेजन ऑडेसिटी क्रिमिनलिटी के इस नए युग की पहचान है। सबसे डरावनी बात है क्रिमिनल्स और उन लोगों के बीच की अनहोली अलायंस जो हमारी रक्षा करने के लिए हैं, हमारे पॉलिटिशियंस। क्राइम और पॉलिटिक्स का यह नेक्सस भारत के भविष्य पर एक लंबी परछाई डालता है। यह हमारे इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करता है, पब्लिक ट्रस्ट को मिटाता है और हमारी प्रोग्रेस को पटरी से उतारने की धमकी देता है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हम सभी को शामिल होना चाहिए। नाम पावर के गलियारों में गूंजते हैं, क्राइम और इंप्यूनिटी के किस्से सुनाते हैं। दाऊद इब्राहिम, मायावी डॉन, जिसका साम्राज्य सीमाओं के पार तक फैला हुआ है। छोटा राजन, एक ऐसा नाम जो वायलेंस और एक्सटॉर्शन का पर्याय बन गया है। माया डोलस, मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक प्रतीक, हमेशा के लिए शहर की याददाश्त में एच्ड। ये सिर्फ गैंगस्टर्स नहीं हैं, ये एक गहरी बीमारी के लक्षण हैं। उनका प्रभाव समाज के हर स्तर पर रिश्ता है, लोकल गैंग्स से लेकर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स तक। वे किंग मेकर्स हैं, डील ब्रोकर्स हैं, करप्शन से भरे सिस्टम में साइलेंट पार्टनर्स हैं। यह सच्चाई को उजागर करने के बारे में है, चाहे वह कितनी भी असहज क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल गवई और स्वागत है आपका हमारे इस रियलिटी चेक विद विशाल चैनल पर। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। दाऊद इब्राहिम, यह नाम सुनते ही कई लोगों की रूह कांप जाती है। उसकी डी कंपनी क्राइम और टेरर का एक फैला हुआ नेटवर्क, जिसके टेंटिकल्स भारत के पावर स्ट्रक्चर्स में गहराई तक फैले हुए हैं। मुंबई की पिछली गलियों से उसने स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और वायलेंस पर एक साम्राज्य खड़ा किया। उसके नेटवर्क में करप्ट पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और यहां तक कि लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। यह अनहोली अलायंस दाऊद को इंप्यूनिटी के साथ काम करने की अनुमति देता है। उसकी पहुंच अंडरवर्ल्ड से कहीं आगे तक फैली हुई है, इंडियन सोसाइटी के बिल्कुल दिल तक पहुंचती है। पॉलिटिक्स और क्राइम हमेशा से भारत में आपस में जुड़े रहे हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम इस नेक्सस को एक नए लेवल पर ले गया। वह पॉलिटिकल पैट्रनेज की पावर को समझता था और उसने अपने साम्राज्य के निर्माण के लिए इसका बेरहमी से शोषण किया। विभिन्न दलों के राजनेताओं पर डी कंपनी से संबंध होने का आरोप लगाया गया है। यह इन्फ्लुएंस दाऊद को अपने फायदे के लिए सिस्टम में हेरफेर करने की अनुमति देता है। उसके पॉलिटिकल पॉन्स उसके ढाल का काम करते हैं, उसे स्क्रूटनी और प्रोसिक्यूशन से बचाते हैं। क्राइम और पॉलिटिक्स के बीच इस अनहोली अलायंस ने सिस्टम में जनता का विश्वास कम कर दिया है। दाऊद इब्राहिम की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसका क्रिमिनल एम्पायर भारत के तटों से आगे बढ़कर इंटरनेशनल टेररिज्म की मर्की दुनिया में पहुंच गया। 1993 के मुंबई बॉम्बिंग्स, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स की एक श्रृंखला जिसने राष्ट्र को हिलाकर रख दिया, उसकी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुए। ये हमले दाऊद और उसके आदमियों द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड, उसकी पावर और रूथलेसनेस का एक चिलिंग प्रदर्शन थे। एक लोकल गैंगस्टर से ग्लोबल टेररिस्ट में दाऊद का ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक बड़ा झटका था। उसकी कहानी 21वीं सदी में क्राइम के इवॉल्विंग नेचर की एक कठोर याद दिलाती है। जैसे जैसे दाऊद इब्राहिम का साम्राज्य फैलता गया, वैसे वैसे उसके आदमियों की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गईं। ऐसा ही एक लेफ्टिनेंट था छोटा राजन, एक ऐसा नाम जो जल्द ही मुंबई के अंडरवर्ल्ड में वायलेंस और टेरर का पर्याय बन गया। राजान, जो कभी दाऊद का विश्वास पात्र था, अपनी रूथलेस एफिशिएंसी और वायलेंस की प्रवृत्ति के साथ डी कंपनी में आगे बढ़ा। लेकिन महत्वाकांक्षा और प्रतिद्वंद्विता ने जल्द ही एक कड़वे झगड़े का रूप ले लिया, जिससे डी कंपनी का विभाजन हो गया और मुंबई की सड़कों पर वायलेंस की एक लहर दौड़ गई।
राजान अपना डोमिनेंस स्थापित करने की मांग करते हुए डवुड के सहयोगियों और व्यवसायों को निशाना बनाया, जिससे मुंबई एक युद्ध का मैदान बन गया। वह अंडरवर्ल्ड के फ्रैगमेंटेशन और इसके साथ आने वाली बढ़ती वायलेंस का प्रतीक बन गया। एक्सटॉर्शन यह कई क्रिमिनल एम्पायर्स की लाइफब्लड है और भारत में यह एक वेल ऑयल्ड मशीन है। रेहड़ी पटरी वालों से लेकर अमीर बिजनेसमैन तक कोई भी इन आधुनिक गुंडों की डिमांड से अछूता नहीं है। व्यवसायों, खासकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में को अक्सर निशाना बनाया जाता है। उन्हें वायलेंस या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की धमकी देकर प्रोटेक्शन मनी देने के लिए मजबूर किया जाता है। यह डर का माहौल बनाता है, आर्थिक विकास को रोकता है और कई लोगों को साए में काम करने के लिए मजबूर करता है। एक्सटॉर्शन की यह संस्कृति समाज के हर स्तर पर व्याप्त है। इलेक्शंस किसी भी डेमोक्रेसी की आधारशिला होते हैं, लेकिन भारत में वे क्रिमिनल एंटरप्राइज के लिए एक और जरिया बन गए हैं। वोटों को वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता है, जिससे हमारे नेताओं को चुनने का पवित्र कार्य एक ट्रांजैक्शनल फार्स में बदल जाता है। वोटों के बदले नकद राशि, शराब और यहां तक कि घरेलू सामान भी बांटे जाते हैं। यह प्रथा, जबकि इलीगल है, बड़े पैमाने पर प्रचलित है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गरीबी और शिक्षा की कमी लोगों को इस तरह की रणनीति के प्रति संवेदनशील बनाती है। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार अपने धन और प्रभाव का इस्तेमाल मतदाताओं को डराने, चुनावों में धांधली करने और विपक्ष को चुप कराने के लिए करते हैं। यह डर का माहौल बनाता है, वास्तविक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को हतोत्साहित करता है। यह जनता के विश्वास को कम करता है, एथिकल लीडरशिप को हतोत्साहित करता है और करप्शन के एक ऐसे साइकिल को कायम रखता है जिससे केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही फायदा होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिन्हें पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता लाने के साधन के रूप में पेश किया गया था, विडंबना यह है कि आगे ऑब्फ्यूस्केशन का एक उपकरण बन गए हैं। ये बॉन्ड्स, जिन्हें व्यक्तियों और निगमों द्वारा गुमनाम रूप से खरीदा जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज को अनियंत्रित और अपारदर्शी डोनेशन की अनुमति देते हैं। इन बॉन्ड्स की खरीद को लेकर एनोनिमिटी गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अकाउंटेबिलिटी और डोनर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच क्विड प्रो क्वो व्यवस्था की संभावना के बारे में। पारदर्शिता की यह कमी निहित स्वार्थों वाले निगमों और व्यक्तियों को सरकारी नीतियों पर अनुचित प्रभाव डालने की अनुमति देती है। यह एक असमान खेल का मैदान बनाता है, उन पार्टियों का पक्षधर है जिनके पास विशाल संसाधनों तक पहुंच है और सीमित धनराशि वाले वास्तविक इरादों वाले लोगों को दरकिनार कर देता है। इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम ने भारतीय राजनीति में मनी पावर की समस्या को और बढ़ा दिया है। भारतीय राजनीति में क्रिमिनल इन्फ्लुएंस के परिणाम धांधली वाले चुनावों और जबरन वसूली से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। वे लोकतंत्र के बिल्कुल दिल पर प्रहार करते हैं, असंतोष को दबाते हैं, जानकारी में हेरफेर करते हैं और डर और त्याग का माहौल बनाते हैं। पत्रकार जो सच्चाई को उजागर करने की हिम्मत करते हैं, उन्हें डराया जाता है, धमकी दी जाती है और यहां तक कि हिंसा का सामना भी करना पड़ता है। विसल ब्लोअर्स को चुप करा दिया जाता है, उनके करियर को बर्बाद कर दिया जाता है और उनके जीवन को उल्टा कर दिया जाता है। कार्यकर्ता और कंसर्न्ड सिटीजन्स जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वे अक्सर खुद को उत्पीड़न, कानूनी लड़ाई और चरित्र हनन अभियानों का सामना करते हुए पाते हैं। असंतोष का यह व्यवस्थित दमन एक द्रुत शीतन प्रभाव पैदा करता है, नागरिकों को अधिकार पर सवाल उठाने या अपने निर्वाचित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने से हतोत्साहित करता है। यह उदासीनता और लाचारी की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जहां लोग यथास्थिति को चुनौती देने के लिए खुद को शक्तिहीन महसूस करते हैं। भारत प्रगति के लिए प्रयासरत एक राष्ट्र ने अपने नागरिकों के उत्थान और अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने के उद्देश्य से कई सरकारी योजनाएं लागू की हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई ये पहल एक उज्जवल भविष्य का वादा करती है। हालांकि ये नेक इरादे वाले कार्यक्रम भ्रष्टाचार के लिए प्रजनन स्थल बन गए हैं
जिन्हें उन लोगों ने हाईजैक कर लिया है जो उन्हें सुविधाजनक बनाते हैं। ग्रामीण रोजगार योजनाओं से लेकर रियायती आवास परियोजनाओं तक कहानी वही है। गरीबों के लाभ के लिए आवंटित धनराशि भ्रष्ट अधिकारियों और उनके आपराधिक सहयोगियों की जेब में चली जाती है। इन घोटालों की ऑडेशियसनेस चौंका देने वाली है। लाखों, कभी-कभी अरबों रुपए जो आवश्यक सेवाओं के लिए थे, भ्रष्टाचार के काले धब्बे में गायब हो जाते हैं। पीछे टूटे हुए वादे और बिखरे हुए सपने छोड़ जाते हैं। सरकारी योजनाओं का यह घोर शोषण केवल एक वित्तीय अपराध नहीं है, यह जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात है। भ्रष्टाचार के जटिल जाल में जो सरकारी योजनाओं को अपनी चपेट में लेता है, बिचौलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे फैसिलिटेटर्स हैं, भ्रष्ट अधिकारियों और लाभार्थियों के बीच सेतु हैं, जो इलिसिट फंड्स के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। ये व्यक्ति अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज से संबंध रखने वाले स्थानीय पावर ब्रोकर्स, व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए अपने प्रभाव और सिस्टम के ज्ञान का फायदा उठाते हैं। वे दस्तावेज बनाते हैं, नकली लाभार्थी बनाते हैं और अधिकारियों को फ्रॉडुलेंट क्लेम्स को मंजूरी देने के लिए रिश्वत देते हैं। प्रत्येक रुपये के लिए जो एक वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचता है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा रिश्वत और कमीशन के रूप में निकाल लिया जाता है, जिससे इन बिचौलियों और उनके राजनीतिक संरक्षकों को समृद्ध किया जाता है। लाभार्थी किसी भी सहायता के लिए बेताब, जिसे वे सही तरीके से हकदार हैं, उसे प्राप्त करने के लिए अत्यधिक रिश्वत देने के लिए मजबूर हैं। यह भ्रष्टाचार का एक दुष्चक्र पैदा करता है, जहां सबसे कमजोर लोगों का हर कदम पर शोषण होता है। जब तक पैट्रनेज और शोषण की इस संस्कृति को खत्म नहीं किया जाता, तब तक सरकारी योजनाओं का शोषण होता रहेगा। भ्रष्टाचार के सबसे कपटी रूपों में से एक में व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन की गई सरकारी अऋण योजनाएं शामिल हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से ये योजनाएं रियायती ब्याज दरों पर बहुत जरूरी पूंजी तक पहुंच प्रदान करती है। हालांकि वे व्यक्तिगत लाभ के लिए सिस्टम का फायदा उठाने की मांग करने वाले बेईमान व्यक्तियों के लिए आसान लक्ष्य बन गए हैं। भ्रष्ट अधिकारी स्थानीय राजनेताओं और व्यापारियों की मिलीभगत से ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में हेरफेर करते हैं, धन को फर्जी व्यवसायों या व्यक्तियों को हटाते हैं जो बाद में अपने भुगतान में चूक करते हैं। ये ऋण जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए थे, खराब ऋण के रूप में समाप्त हो जाते हैं, वित्तीय प्रणाली पर बोझ डालते हैं और जनता के विश्वास को नष्ट करते हैं। यह वास्तविक उद्यमियों को बहुत जरूरी पूंजी से वंचित करता है, नवाचार और रोजगार सृजन को रोकता है। जिस आसानी से इन ऋण घोटालों को अंजाम दिया जाता है, वह हमारी वित्तीय प्रणालियों में कमजोरियों और सरकारी संस्थानों के भीतर जवाबदेही की कमी को उजागर करता है। सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के परिणाम वित्तीय नुकसान से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने पर उनका विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। गरीबी, असमानता और निराशा की भावना को कायम रखता है, खासकर समाज के सबसे कमजोर वर्गों के बीच। बच्चे धन की हेराफेरी के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से वंचित हैं, एक अंधकारमय भविष्य का सामना करते हैं। युवा वयस्क कौशल विकास कार्यक्रमों और रोजगार के अवसरों से वंचित सीमित विकल्पों के साथ रह जाते हैं, जिससे उन्हें प्रवास करने या मामूली नौकरियों में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बुजुर्ग जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर हैं, उन्हें अपने लिए मजबूर होना पड़ता है। उनकी गरिमा से समझौता किया जाता है, उनकी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। यह व्यवस्थित अभाव गरीबी और निराशा का दुष्चक्र पैदा करता है, सामाजिक अशांति को बढ़ावा देता है और संस्थानों में विश्वास को मिटाता है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। नागरिकों, नेताओं और संस्थानों से जवाबदेही, पारदर्शिता और एक ऐसी प्रणाली की मांग करने की प्रतिबद्धता जो सभी के लाभ के लिए काम करे, न कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र
अपने जीवंत राजनीतिक परिदृश्य और लोगों की अपने नेताओं को चुनने की शक्ति पर गर्व करता है। लेकिन यह बहुत ही नींव, जो दशकों से श्रमसाध्य रूप से बनाई गई है, घेराबंदी में है, बाहरी ताकतों से नहीं बल्कि भीतर से। आपराधिक तत्वों का कपटी प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था के भीतर गहराई से अंतर्निहित धीरे धीरे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को छीन रहा है, खोखले आउट खाली वादों और टूटे हुए विश्वास को पीछे छोड़ रहा है। चुनाव एक बार लोगों की इच्छा का उत्सव, युद्ध के मैदान बन गए हैं जहां धन और बाहुबल का शासन है। संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार अवैध तरीकों से अर्जित विशाल भाग्य द्वारा समर्थित सत्ता के पदों पर अपना रास्ता बनाते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि अपने निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का यह विकृतीकरण दूरगामी परिणाम देता है। शक्तिशाली लोगों का पक्ष लेने के लिए कानूनों को तैयार किया जाता है, संस्थानों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हेरफेर किया जाता है और भ्रष्टाचार और लालच के कोलाहल में आम नागरिकों की आवाजें डूब जाती हैं। अपने लोगों के प्रति जवाबदेह सरकार का विचार व्यवस्थित रूप से खत्म किया जा रहा है, एक ऐसी प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है जहां सत्ता कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केंद्रित होती है। लोकतांत्रिक मूल्यों का यह क्षरण पूरे देश पर एक द्रुतशीतल प्रभाव डालता है। यह नागरिकों के बीच निराशावाद, उदासीनता और लाचारी की भावना पैदा करता है, जो राजनीतिक प्रक्रिया से खुद को तेजी से अलग थलग महसूस करते हैं। यह आगे भ्रष्टाचार के लिए एक प्रजनन स्थल बनाता है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग अपनी दंड से मुक्ति से उत्साहित होकर अपने लाभ के लिए व्यवस्था का शोषण जारी रखते हैं। न्याय यह किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला है, निष्पक्षता, समानता और कानून का शासन। लेकिन भारत में न्याय व्यवस्था खुद अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में एक हताहत बन गई है। संस्थानों में घुसपैठ की गई है और समझौता किया गया है। अदालतें अब विशाल मामलों के बोझ से जूझ रही हैं। देरी और अत्यधिक लागतें आम नागरिकों के लिए न्याय को असंभव बना देती हैं। शक्तिशाली लोग कानूनी भूल भुलैया को पार कर लेते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां राजनीतिक हस्तक्षेप में फंसी हैं। ईमानदार अधिकारी स्थानांतरित कर दिए जाते हैं या चुप करा दिए जाते हैं। भय और धमकी का माहौल अपराधियों को दंड से मुक्ति की भावना देता है। न्याय व्यवस्था का क्षरण भारत के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है। यह जनता के विश्वास को कम करता है और अराजकता को बढ़ावा देता है। खंड 3 कठपुतली मास्टर और उनकी कठपुतली भारतीय राजनीति की धुंधली दुनिया में वफादारी बदलती है और गठबंधन बनते और टूटते हैं। आपराधिक तत्व सुर्खियों में आ गए हैं। अपने अवैध धन और प्रभाव का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने के लिए कर रहे हैं। ये किंगमेकर उम्मीदवारों को चुनते हैं, अभियानों को बैंक करते हैं और नीतिगत फैसलों को निर्देशित करते हैं। वे राजनीतिक दलों को अपने व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए वाहनों के रूप में देखते हैं। अपराध और राजनीति के बीच इस अपवित्र गठबंधन ने एक खतरनाक विरोधाभास पैदा कर दिया है। जो लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए, वे सत्ता की कुर्सियों पर काबिज हैं। कानून लागू करने वालों और कानून तोड़ने वालों के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई हैं। यह कानून के शासन को कमजोर करता है और भ्रष्टाचार और असमानता के चक्र को कायम रखता है। खंड 4 विभाजन की आग को हवा देना। भारत अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध राष्ट्र एक नए खतरे का सामना कर रही है। यह खतरा बाहरी ताकतों से नहीं बल्कि अंदर से आता है। विभाजनकारी राजनीति धार्मिक असहिष्णुता, जातिगत भेदभाव और क्षेत्रवाद से प्रेरित होकर हमारी सामाजिक सद्भाव की नींव पर प्रहार कर रही है। यह हिंसा को बढ़ावा देता है, सामाजिक सामंजस्य को कमजोर करता है और आर्थिक प्रगति में बाधा डालता है। यह भय और संदेह का माहौल बनाता है, जहां व्यक्तियों को उनकी जाति, पंथ या भाषा से आंका जाता है। यह एक धर्मनिरपेक्ष, बहुलवादी और समावेशी समाज के रूप में भारत के विचार को ही मिटा देता है। यह एक कठोर अनुस्मारक है कि हमें विभाजनकारी रणनीति को देखना और अस्वीकार करना चाहिए। भारत का भविष्य एकता, समावेशिता और सभी के लिए सम्मान के मूल्यों पर निर्भर करता है। खंड 1
कार्रवाई के लिए एक कॉल हमने भारत के राजनीतिक परिदृश्य के नीचे की ओर यात्रा की है, अपराध, भ्रष्टाचार और हेरफेर के काले रंगों को उजागर करते हुए। लेकिन यह निराशा की कहानी नहीं है। यह कार्रवाई के लिए एक कॉल है। हमारे लोकतंत्र को पुनः प्राप्त करने की शक्ति प्रत्येक नागरिक के हाथ में है। हम नायक हैं और निष्क्रिय अवलोकन का समय लंबा चला गया है। हमें उदासीनता और निंदक की बेड़ियों से मुक्त होना चाहिए। समय आ गया है कि हम अपनी आवाज उठाएं, जवाबदेही की मांग करें और एक ऐसी प्रणाली बनाएं जो सभी के लाभ के लिए काम करे। खंड 2, हमारे लोकतंत्र को पुनः प्राप्त करना। हमारे लोकतंत्र को पुनः प्राप्त करने का मार्ग कोई रहस्य नहीं है। यह उन सिद्धांतों के साथ प्रशस्त यात्रा है जो हमारे राष्ट्र की आधारशिला बनाते हैं: न्याय, समानता और जवाबदेही। यह हम में से प्रत्येक के साथ नागरिकों के रूप में अपनी शक्ति, प्रश्न करने के हमारे अधिकार, असंतोष करने के लिए, पारदर्शिता और सुशासन की मांग करने के लिए शुरू होता है। हमें खुद को शिक्षित करना चाहिए, उन मुद्दों के बारे में सूचित रहना चाहिए जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। हमें स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करना चाहिए, नागरिक समाज संगठनों को सशक्त बनाना चाहिए और खुले संवाद और रचनात्मक आलोचना के लिए मंच तैयार करना चाहिए। आइए हम अपनी आवाज बुलंद करने, भ्रष्टाचार को उजागर करने और बेहतर शासन की मांग करने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करें। आइए हम अपने निर्वाचित अधिकारियों के साथ रचनात्मक संवाद में शामिल हों, उन्हें उनके वादों के लिए जवाबदेह ठहराएं और यह सुनिश्चित करें कि वे उन लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दें जिनका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। आगे का सफर लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन दांव कभी ऊंचा नहीं रहा। हमारे लोकतंत्र का भविष्य, हमारे राष्ट्र की भलाई और आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाएं आज हमारे द्वारा किए गए विकल्पों पर निर्भर करती हैं। इतिहास यह दर्ज करे कि हम, भारत के नागरिकों ने चुनौती का सामना किया, अपने लोकतंत्र को पुनः प्राप्त किया और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया। कार्रवाई का समय अब है।